हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग सीडीपी के प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अगर जिसने भी ना देखा हो पहले वाला तो उसको देख लें। उसी प्रकार से आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। उसी स्टाइल में करेंगे कि हम लोग आराम से एनालिसिस कर करके क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि कहने के लिए क्वेश्चन तो 30 ही होंगे सेट में। ठीक है, लेकिन अब 30 के माध्यम से आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सेशन चलेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एज पर लेब बाइगोट्स्की डॉट 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 प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। मतलब लेब बाइगोट्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज है जो संकल्पनात्मक मतलब कंसेप्चुअल के डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके अनुसार? लेब बाइगोट्स्की के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी, जो स्टैंडर्ड वर्ड अगर आपको कहीं पर मिल जाया करो तो उसको काट दिया करो, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड जो होता है वो निगेटिव है। ठीक है, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता। स्टैंडर्ड की जगह पे कौन सा होना चाहिए था? फ्लेक्सिबल। तो ये तो होगा ही नहीं आंसर हमारा। टेंजिबल रिवार्ड्स, अच्छा रिवार्ड्स की बात कर रहे हैं। पीयर कोलाबरेशन, सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन की बात नहीं की है लेफ्ट बाई की जी ने, सोशल इंटरेक्शन की बात की। किसकी? इंटरेक्शन की बात की है उन्होंने, ना कि सोशल आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अलगाव, मतलब समाज से अलग कर देना। जबकि लेब बाइगोट्स ने कहा है कि समाज से बच्चा सीखता है, तो समाज में सोशल इंटरेक्शन है, जो सामाजिक वार्तालाप है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका आंसर डी भी नहीं होगा, अलगाव की बात नहीं की है। तो जो लेब बाइवर्सकी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की उन्होंने कॉन्सेप्ट दी है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसमें हो जाएगा पीयर कोलाब्रेशन, सहकर्मी सहयोग। तो पीयर कोलाब्रेशन जो है बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि स्टैंडर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है, सोशल आइसोलेशन नहीं, सोशल इंटरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। मूव फॉरवर्ड, थोड़ी स्पीड ठीक रखेंगे। ठीक है, इससे हमारा आराम से। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा। 4-year-old अर्पना says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by। मतलब एक 4 साल की लड़की है जिसका नाम अपर्णा है, कुछ भी नाम हो सकता है, आरती है मान लीजिए, 4 साल की लड़की है। वो ये कहती है कि बटन जो है वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी टाई को बांधे रखने में मदद करता है। वो ये अपर्णा ये कह रही है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? वो अभी कौन सी एज में है, वो कौन सी उसकी थिंकिंग अभी है। तब ध्यान कीजिए, जल्दी से जल्दी। आपको मैंने जब जीन पियाजे पढ़ाए थे, देखिए सीडीपी के जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो हमने पढ़ाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी ना देखा हो तो देख ले। चैप्टर नंबर, उसमें टोटल 22 चैप्टर है, तो सभी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। तो एक चैप्टर है जिसमें लेब बाइवर्स की जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ाया, उसको देख लीजिए, उसमें मैंने इसको पढ़ाया है। वैसे अलग से भी एक वीडियो है 3-4 मिनट की होगी, 5-6 मिनट की, उसमें मैंने पढ़ाया कि व्हाट इज ये थिंकिंग, कौन सी थिंकिंग हो। तो देखिए, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग, सेंट्रेशन। तो इसका आंसर जो है, आंसर कौन सा होगा? एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी चिंतन। अब क्यों होगा ये समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तब आपका हो जाए। जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव वस्तु समझते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स समझते हैं, तो बच्चों की इस सोच को हम एनिमिस्ट थिंकिंग कहते हैं, जीववादी सोच कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए।
और ये जो सोच होती है वो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था होती है, ये PCF, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष इसमें होती है। एक बच्चा है, उसके खेलते खेलते एक टेबल से चोट लग गई, ठीक है, बच्चा रोने लगा और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी टेबल ने मुझे मारा है, ठीक है। आपने क्या किया कि टेबल के 2-3 हाथ लगा दिए। अब बच्चा बहुत खुश होगा, क्यों? बच्चा इसलिए खुश होगा कि जैसे मुझे चोट लगी थी इसी प्रकार से टेबल को भी दर्द हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि जैसे हम खेलते हैं, कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल्ल मारते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है, निर्जीव वस्तु, ये भी यही काम करते हैं। जैसे हमारे आसपास जो भी है, मोबाइल फोन है, टीवी है, ठीक है, टेबल है, कुछ भी है। तो बच्चों की इसी सोच को हम जीववादी चिंतन कहते हैं, जीववादी सोच कहते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है। जीन पियाजे की किस अवस्था में आ जाती है? ये 2 से 7 वर्ष। प्री, जस्ट 1 मिनट, लाइट चली गई है, ठीक है। तब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी चिंतन। चलिए आगे चलते, तो सीखते चलिए बस। चलिए आपको सेंट्रेशन भी बता दें। चलिए सेंट्रेशन आगे आएगा तब आगे बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोट्स्की थ्योरी, इनर स्पीच, अब सीख लीजिए व्हाट इज इनर स्पीच, अंतः वाक क्या होती है, ठीक है, या इनर वार्ता क्या होती है। इज ए वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, बच्चे इससे सोच से अपने आप को जो है नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इज ए वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड, क्या वो इमेजिनरी किसी फ्रेंड से बात करते हैं इसके माध्यम से? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त वो तो हो गया। ये साइन ऑफ कोग्निटिव इमेच्योरिटी, क्या बच्चों की ये इमेच्योरिटी को दर्शाती है? इनर स्पीच। ये साइन ऑफ डेवलपमेंट डिले, ये बच्चों के विकास में देरी को दर्शाती है? नहीं, विकास में देरी और को कुछ नहीं दर्शाती है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, जिसने पढ़ा हो बहुत अच्छी बात, ना पढ़ा हो तो सीख ले। इनर स्पीच क्या होती है? लेव बाइगोट्स्की जी ने स्पीच 3 प्रकार की दी है, ठीक है, सोशल स्पीच, इनर स्पीच, ठीक है, और एक है पर्सनल स्पीच। तो इंग्लिश स्पीच का मतलब होता है जब बच्चा स्वयं से बातें करता है, मन ही मन, बोलता नहीं है। बोल बोल के बात करेगा तो इगोसेंट्रिक स्पीच हो जाएगी, जिसकी किसने दी है? जीन पियाजे ने। तब जब बच्चा स्वयं से अपने मन में बोल बोल कर बातें करता है तो उसे हम इनर स्पीच कहते हैं, अपने आप को डायरेक्शन देने के लिए। जैसे कोई बच्चा है, खिलौने से खेल रहा है, तो वो कह रहा है, अरे मेरा खिलौना कहाँ गया? ऐसे नहीं जी ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं जी ऐसे चलेगा, आज मैं उसके साथ खेलूंगा नहीं खेलूंगा, वो सब चीज़ें मन में कर रहा है जैसी है। उसके अपने आप को डायरेक्शन दे रहा है कि अरे मैं तो अभी लिख रहा था, मेरी पेंसिल कहाँ है, मेरा इरेजर कहाँ है, इसने तो नहीं लिया। तो ये अपने मन में बोल बोल के बातें करता है, तो इसे हम कहते हैं इनर स्पीच, आंतरिक वाक। ये लेब बाइगोट्स्की जी ने दी है, ध्यान रखिए, अगर कभी पूछ लिया जाए, पूछा जाएगा ही, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इससे क्या, ये इनर स्पीच से होता क्यों है? इनर स्पीच से बच्चा अपने आप को खुद को डायरेक्शन देता है। तो इसका आंसर ए, इज ए वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, बच्चे अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए, अपने आप को यथार्थ नियंत्रित करने के लिए इनर स्पीच करते हैं। और according to Howard Gardner, a philosopher has type of intelligence and a scepter has more type of intelligence, मतलब हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसको रिवाइज कीजिए जल्दी से जल्दी। इन्होंने बुद्धि के पहले 7 प्रकार बताए थे, फिर 1998 में, ठीक है, इन्होंने एक प्रकार और जोड़ दिया, 8वां नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और बाद में सन 2000 में नवा जोड़ दिया था, ठीक है, जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तब बताइए फिलासफर के अंतर्गत, फिलासफर है जो एक दर्शन शास्त्री है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? और एक जो मूर्तिकार है, जो मूर्तियां बनाता है, इनके अंदर कौन सी? तो हार्वर्ड गार्डनर पर आप पढ़ लीजिएगा, 7-8 मिनट का वीडियो मैंने पढ़ाया है, उसको देख लीजिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, ठीक है।
तो आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पर इसके आंसर की बात करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति साधु है, संत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, फिलासफर है, तो उन सभी के अंदर जो होगी वो इंट्रापर्सनल स्पीच होगी, स्वयं से बातें करने की, ठीक है। जो लोग अंता होते इंटरा, ठीक है, इंटर नहीं इंट्रा, ठीक है। अच्छा मूर्तिकार है, ये बताइए मूर्तिकार में ऐसे ऑप्शन थे, देख लो, लिंग्विस्टिक भाषा ही थोड़ी ना होगी, इंटरपर्सनल नहीं होती है, वो तो टीचर वगैरह होते हैं। इंट्रापर्सनल इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, इस ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया। स्पेशल, अगर उसको स्थान की समझ नहीं होगी मूर्तिकार को, तो कोई स्टेचू है तो वो कैसे उसको बना पाएगा मूर्ति को। तो मूर्तिकार में जो होती है वो स्पेशियल होती है, ठीक है, स्थानिक, स्थानिक बुद्धि। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन, इंट्रापर्सनल एंड स्पेशियल, अंतर व्यक्तिक और विशिष्टान। मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। देखिए सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, यही मेरा स्टाइल रहता है पढ़ने का और पढ़ाने का भी। सीखने हमारा जो अप्रोच है वो मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे तभी आपके भी 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अचीव किए आपके भी आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से पढ़ते रहिए। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक बच्चा है, एक इंसान है जो फेल हो गया, तो वो इंटरनल मोटिवेशन अपने इंटरनल, वो किस ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो इंटरनल कारण मानता है अपने फेल होने के लिए, अपने आप को आरोपी मानता है, आरोपित करता है कि मेरी ही कमी थी इसलिए मैं फेल हो गया। पढ़ते हैं, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे परेशान कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। आई रिसीव्ड ए सॉरी लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज ए टफ ग्रेडर। जो टीचर जो था ग्रेड देने वाला, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कम ग्रेड दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठोर था, इसलिए मैं फेल हो। क्या ये इंटरनल है, आंतरिक है, ये बाध्य है, इंटरनल है नहीं, ये तो बाहर की चीज़ों पर वो दोष लगा रहा है। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ। मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। अब मैं अपने आप को दोषी मान रहा हूँ, अपने ऊपर जो है कह रहा हूँ कि भाई मेरी ही कमी थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं फेल हो गया। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन, इंटरनल मोटिवेशन का, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं, यहाँ एट्रीब्यूशन है, मतलब दोषारोपण। मोटिवेशन का भी क्वेश्चन आएगा, आगे आएगा, तभी इसको भी करेंगे। डी, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन थिंकिंग क्या होती है। मतलब होता है अपने सोच के भी बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, ठीक है, थिंक अबाउट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है, चार चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें किस ऑप्शन में बच्चों को अपने ऊपर सोचने की जरूरत है। हाउ हैज योर हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ verbs changed since the beginning of the class। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। आराम से सीखिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन और वर्ब में क्या रिलेशन है। अच्छा भाई, तो इसमें कहाँ हमें पता चल रहा है संज्ञा और क्रिया के बीच में क्या संबंध है। थिंकिंग की क्या में बात हो रही है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ए वर्ब, डायरेक्ट पूछी जा रही, डिफिनीशन नहीं है। हाउ डू यू चेंज ए वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस। एक वर्ब को आप वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे। तो बी और सी तो क्लियर है, हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट चीजें पूछी जा रही, संबंध इसमें पूछ लिया गया, इसमें परिभाषा पूछ ली गई। थिंकिंग वाला क्वेश्चन कौन सा है।
बताइए, ए होगा या डी होगा? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी थोड़ी थिंकिंग वाला है, ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हो, वो कौन सा होगा? तो वो हमारा है ए। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। ठीक है, अब ये बच्चे से पूछा जा रहा है, तो इसमें ये है ज़्यादा सोचने वाला जो क्वेश्चन है कि जैसे कोई बच्चा उससे आप पूछ रहे हैं कि बताइए कि आपकी जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, पहले आप क्या सोचते थे वर्ब के बारे, अब क्लास कंप्लीटेड हो गई है, अब आपकी क्या क्या समझ में आया, क्या चीज़ आप समझे, तो इसमें बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इफर्ट लगाएगा, सबसे ज़्यादा सोचे विचार करेगा। तो इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, तभी मैं इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा। मेटाकोग्निशन इसको कहते हैं। ठीक है, संज्ञानवाद। चलिए, तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए, जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन में से एक दो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपकी समझ में ना आए, तो ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं, एक दो नहीं आएगा, इसमें क्या है, तो बस सीखते रहेंगे। एक नहीं आएगा और तो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोर्स्की के अनुसार, ध्यान रखना, लेव बाइगोर्स्की के अनुसार, देखिए सीटेट के लिए जो तीन लोग हैं, जो बिल्कुल डिक्टेटर की तरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेव बाइगोर्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कॉल्वर, इनसे तीनों से लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको सीडीपी में मिलने ही है। तो आप इन तीनों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। चैप्टर तो एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है, 7 है या 8। ठीक है, तीनों को पढ़ाया हुआ है, तो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए, अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोट्स्की के अनुसार बताना है हमको, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कोग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं, ऐसी बात तो नहीं की है कि सोशल फैक्टर जो होते हैं वही केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ना कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। हमें लेव बाइगोट्स्की को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है, सही बात है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है? नहीं, संबंधित है। तो डी वाला तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट है, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, तो डी तो होगा नहीं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, सी आपको सही लग रहा होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, सी सही है। किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, ना कि लेव बाइगोट्स्की के अनुसार। ऊपर लेव बाइगोट्स्की नाम लिखा है, इसको ध्यान रखिए। सी आंसर मत करना, क्योंकि सी सही तो है, जीन पियाजे के अनुसार। इसमें कौन सा है? इसमें कहते हैं कि सोशल फैक्टर्स ही केवल करते हैं और नॉट कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं। देखिए, जीन पियाजे और लेव बाइगोट्स्की, इन दोनों लोगों में डिस्कशन चलता रहता है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, पियाजे और बाइगोट्स्की। पियाजे कहते हैं कि बच्चे में पहले उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बाद में लैंग्वेज आती है। इसका जस्ट अपोजिट बाइगोट्स्की कहते हैं, ये कहते हैं पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बाद में उसका पहले लैंग्वेज आती है। ठीक है, पहले बच्चा भाषा सीखता है, उसके बाद उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट है। तो यल पहले है, किनके अनुसार? बाइगोट्स्की के अनुसार। पहले लैंग्वेज सीखेगा, बाद में उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन इसमें ये सही है। वैसे ऑप्शन सी भी सही हो सकता था अगर यहाँ पर नाम दिया होता जीन पियाजे का। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए, यहाँ पर लाइट आ चुकी है, जरा कैमरा को ऑन कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, तो 7 तो हो गया हमारा, ये इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल रीजनिंग डू children typically believe that people should give up to the expectations of the society and behave in good ways। ठीक है, गुड बेस, गुड बेस मतलब अच्छे बने। अब आप जल्दी से ध्यान कीजिए कि लॉरेंस कोलबर्ग के कौन सा जो स्तर था जिसमें अच्छे बनने की होड़ में बच्चे लगे रहते हैं। तो इन्होंने कितने स्तर दिए? 3 स्तर दिए लॉरेंस कोलबर्ग ने, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब अगर आपने लॉरेंस कोलबर्ग को थोड़ा भी पढ़ा तो अगर आपको इनके स्तर पता है कि पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक, तो दो ऑप्शन तो देखते हैं कट जाएंगे कि ऑपरेशन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें पोस्ट ऑपरेशनल, तो ये तो गलत, क्योंकि ऑपरेशनल को स्तर दिया ही नहीं इन्होंने, संक्रियात्मक स्तर होता ही नहीं है। अब या तो आंसर सी में होगा या डी में होगा, इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया करो। तो बच्चे जो होते हैं जिसमें अच्छे बनने की होड़ में लगे रहते हैं, वो लेवल तो सेकेंड है कन्वेंशनल, और उसकी जो अंदर की जो स्टेज है, स्टेज नंबर 3 है, गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़के बनने की होड़ में, इसी में हम लोग पूरी जिंदगी काट देते हैं। इसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। देखो ए और बी क्यों नहीं होगा, वो तो हमको पता ही दिया। ठीक है, जब बच्चे अच्छे बनने की होड़ में लगे रहे, सोसाइटी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, ठीक है, तो वो जो है कन्वेंशनल लेवल होता है, पारंपरिक स्तर, जो हम जिसमें हम लोग पूरी जिंदगी काट देते हैं। 9th, which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children। मतलब कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आप बच्चे के अंदर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, समस्या समाधान को, कौशल को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको? गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेन स्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गैसेस, मतलब बच्चे को जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करानी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हिंदी में कहते हैं मंथन। ठीक है, सोच विचार बहुत ज़्यादा, और अनुमान लगाने के लिए आपको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और अवसर देने चाहिए कि अपने आप से ज़्यादा सोचो। ठीक है, और अनुमान लगाओ कि इसका क्या सही हो सकता है। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी। सेकेंड ऑप्शन, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चे को सोचने से रोकना। नहीं, डिस्करेज तो आपको कुछ नहीं करना। डिस्करेज वर्ड जो है निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन सकारात्मक ऊपर है तो आंसर हमको सकारात्मक देना है, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो हमको निगेटिव आंसर देना है। तो डिस्करेज जो है निगेटिव वर्ड है, हमें बच्चे को कभी भी डिस्करेज सोचने के लिए नहीं करना। तो बी तो होगा नहीं, ऐसे कट कर लिया करो। इनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्टी प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं से बचने के लिए। अच्छा, आप इनकरेज तो कर रहे हैं किसके लिए, कि बेटा कठिन काम है उसको करो ही मत। अरे जब कठिन काम को करेगा नहीं तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आएगी उसमें, तो ये तो गलत बात है। हमको यहाँ पर हमको डिस्करेज करना था, अगर डिस्करेज हुआ होता तब सही हो जाता। इनकरेजिंग अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इनकरेज नहीं करना, अवॉइड है यहाँ पर। ठीक, मना नहीं करना हमको, तो ये भी नहीं होगा। इनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, इनकरेजिंग देम टू अवॉइड, इसके सी और डी दोनों ऑप्शन सेम है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इनकरेजिंग देम टू अवॉइड, जस्ट 1 मिनट देखते हैं। हिंदी में तो अलग अलग है लेकिन इंग्लिश में सेम लिखा हुआ है, समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना। कुल मिला के ये सब गलत है, आंसर हमारा ए वाला है। ठीक है, क्यों है वो आपको मैंने बता दिया।
बच्चा उतना ही अच्छी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा जितना वो अपने माइंड से सोचेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब समझ लीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाली प्रक्रिया। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या होगा अगर इस समय पेट्रोल खत्म हो जाए, ठीक है, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। क्या होगा अगर कोयला खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए। तो जितने बहुत ज़्यादा अटपटे ऊट पटांग विचार आ जाएं, सोचने विचारने की क्षमता। क्या होगा अगर हम लोग दोनों टांगों पर बैलेंस बनाना, ठीक है, कम कर दें, न या ना बने, बिल्कुल भी ना चलने में असमर्थ हो जाएं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। और जो हमारी गैसेस है, इंट्यूटिव गैस, उसको बढ़ावा देना, जो हमारा अनुमान लगाने की क्षमता है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन, मतलब जो हमारे अनुभव से अधिगम होता है वो क्या है, वो किस पर बल देता है। जो चीज़ें हम अपने अनुभव से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं एक्सपीरियंस से। लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस, मतलब जो सीखना है केवल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, केवल एक उत्पाद है कि जो मैंने आपको दे दिया, आपने हमें दे दिया, आपने तीसरे को दे दिया, नहीं। लर्निंग कभी भी प्रोडक्ट नहीं, लर्निंग एक प्रोसेस होती है। कंट्रोल ऑफ टीचर्स ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक का नियंत्रण है। अच्छा, द रोल ऑफ रीइंफोर्स इन लर्निंग, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। सी वाला सही लग रहा होगा लेकिन है नहीं सही, बताइए। क्योंकि यहाँ पर अनुभव से लर्निंग की बात की गई। जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो किस पर बल देती हैं। देखिए जो चीज़ें ये तो इसलिए गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जो लर्निंग है वो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक जो अधिगम है वो एक सीखने की प्रक्रिया है। इसमें उल्टा लिखा है, तो ए इज नॉट करेक्ट। और टीचर का कोई कंट्रोल नहीं होता है भाई, सीखने पर सभी सीख सकते हैं, बिना टीचर के भी सीख सकते हैं। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, हाँ लर्निंग में होता है रीइंफोर्समेंट का रोल, बट हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। बात हो रही अनुभवात्मक अधिगम की, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो उसमें जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को हम मेटाकोग्निशन कहते हैं। ये आगे आएगा, तभी आगे आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है मेटा कोग्निशन, संज्ञानवाद या परासंज्ञा। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीखने की प्रक्रिया में योगदान नहीं देता, सहायता हमारी नहीं करता। नहीं करता, नहीं को कर लो सर्किल, नहीं वाले बहुत जल्दी गलत होते हैं। अब नकारात्मक क्वेश्चन है तो हमको आंसर नकारात्मक देना है। अब ढूंढिए, 3 चीजें सही होगी, एक गलत होगी, गलत वाली ढूंढिए। डिकंटेक्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन, कंसेप्चुलाइजेशन। तो ये 3 चीजें हैं जो योगदान देती हैं, हमारी सहायता करती हैं सीखने में, एक नहीं करती है। तो कौन सी नहीं करती है, डिकंटेक्चुलाइजेशन। अब ये समझ लीजिए डिकंटेक्चुलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, नहीं करती है। डिकंटेक्चुलाइजेशन जो होती है वो नहीं करती हमारे साथ। जैसे हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, अब अगर मैं आपको थ्री इडियट मूवी का एग्जाम्पल दूँ समझ में आएगा, ठीक है, आदि पुरुष का दूँ समझ में आएगा, इंडिया अगर चीज़ का एग्जाम्पल दें तो आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंटेक्स्ट में है, हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारे संदर्भ से। अब मैं बात करूँ यहाँ पर चाइनीज मूवी की, ठीक है, या यूके की मूवी की, या जापानीज, या कुछ भी ले लीजिए चाइनीज मूवी वगैरह, तो वो अगर उसके एग्जाम्पल हम देंगे आपको, वो आपके संदर्भ से सोशल इकोनॉमिक जो है कंडीशन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर यहाँ पर कंटेक्चुलाइजेशन होता तब सही होता।
डी लगा दिया, डी का मतलब हो गया यहाँ पर निगेटिव। ठीक है, डिकंटेक्चुअलाइजेशन नहीं, कंटेक्चुअलाइजेशन हमारे सीखने में मदद करता है। बच्चे को उसके संदर्भ से, समाज से, संस्कृति से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और इसमें इसका उल्टा लिखा गया है कि उसको उसके समाज संस्कृति से जोड़कर नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए ये इज आवर राइट ऑप्शन। ये हमारा सही क्यों है पता? क्योंकि हमें आंसर नकारात्मक देना है, इसलिए ये इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रास मोटर स्किल्स। जल्दी से ध्यान कीजिए, टू टाइप्स की मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको कि टू टाइप्स की जो होती है मोटर स्किल्स हमारी होती है। एक तो ग्रास मोटर होती है, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। बताइए भाई कौन सी? ग्रास मोटर स्किल्स भी होती है जिनमें हम बड़ी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, और फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं जिनमें हम छोटी मसल्स का यूज करते हैं। लीजिए मैंने आपको रिवीजन करा दिया। अब आप ढूंढ लीजिए ऐसे कौन सा इनमें ऑप्शन है जिसमें बड़ी मसल का यूज करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं। बताइए। कटिंग, कटिंग along द आउटलाइन ऑफ ए बिग रेक्टेंगुलर ऑन ए पेपर, मतलब पेपर को हम ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, एक आयत के रूप में, इसमें भी काटना है। प्रिंटिंग, बुनाई कर रहे हैं ऐसे हाथों से, उंगलियों की सहायता से। स्विमिंग, हाथ पैरों को चलाकर कर रहे हैं। कटिंग along द आउटलाइन ऑफ सर्किल ऑन ए पेपर, एक पेपर से सर्किल काट रहे हैं। ठीक, तब काटना, लिखना, मैंने कौन सी स्किल आपको बताई थी? ठीक है, पेंटिंग, ये सब होती फाइन मोटर स्किल जिन्हें हम छोटी मसलों का यूज करते हैं। जो हम लिख पा रहे हैं इसमें हम फाइन मोटर स्किल छोटी मसल का यूज करते हैं। और ग्रास मोटर स्किल्स भी होते हैं जिनमें हम बड़ी मसल का यूज करते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना। तैरने में हाथ पैर दोनों चलाते हैं, तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। इससे तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा था, हर बार, ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। अब देखिए हमारे क्वेश्चन को यहाँ पर करने का पर्पज था कि हमारा रिवीजन कितना हो गया। आपने ग्रास मोटर समझ ली, फाइन मोटर समझ ली, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको आराम से इनकाउंटर कर सकते हैं। आंसर करना ही केवल सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर सीखने पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा मुश्किल आ जाएगा। यस, करते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डॉट 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 एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, वो किससे किस तरफ होती है। कुल मिला के आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, मतलब विकास का सिद्धांत कौन कौन से होता है, विकास किधर से किधर की ओर होता है। ए, डिफरेंशिएशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है क्या विकास। इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर होता है, भरना है यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, एकीकरण से सरल, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर। सिफेलोकार्डल, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, पेट से अंगुलियों की ओर। इनर टू आउटर, प्रोक्सिमोडिस्टल, उल्टा लिखा है टॉप डाउन, स्पेलोकॉर्डर इनर टू आउटर। तो जो हमारा विकास होता है, तो इसमें जो देखिए ए और बी हमारे गलत क्यों है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो विकास होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है, ठीक है। इसमें जबकि उल्टा लिख दिया है, सरल से जटिल है, जटिल से सरल की ओर होता है। एकीकरण वाला तो सही है लेकिन ए वाला गलत है, यही बी वाले में प्रॉब्लम है। सी सही है हमारा, क्यों? प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्ड, जस्ट क्विक रिवीजन, इसके हम मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, शीर्षगामी विकास का भी सिद्धांत कहते हैं। टॉप डाउन, जब विकास हमारे सिर से पैर की ओर होता है, विकास जब सिर से पैर की ओर होता है उसे हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल कहते हैं, शीर्षगामी विकास का सिद्धांत कहते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल इसका जस्ट अपोजिट है। जब विकास हमारा अंदर से पेट से बाहर की अंगुलियों की ओर होता है
तो हम उसे कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत, इनर टू आउटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों प्रिंसिपल हैं और बहुत पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोक्वाड्र, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। इनके लिए मैं आपको स्पेशल ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप इन दोनों की इंग्लिश ही याद रखिए, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस और सेफेलोक्वाड्र। क्यों हिंदी में इनके पता नहीं कितने 2-4 नाम है, जैसे मस्तकाधोमुखी हो गया, शीर्षगामी हो गया, और भी 2-1 नाम है, बट इंग्लिश में सेम है। और सिपेलो वर्ड जो है अगर आपको कहीं पर मिल जाए, सिपेलो सिपेलो वर्ड माइंड के लिए यूज होता है, ब्रेन के लिए यूज होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अगर कहीं पर सिपेलो हो तो वो चीज़ ब्रेन से रिलेटेड है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग, ठीक है, जो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मतलब हमसे गलत टाइप हो गया है, इसके लिए आगे क्वेश्चन 30 नंबर 31 पर है, उसको कर लेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक्स हो जाती है, क्या करें, हम भी तो अभी सीख ही रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, एक मिस टाइप हो गया, ठीक है, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखती है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एम्फेसाइजिंग ऑन। अब फिर वही बात है, सीटी क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरिड कंटेक्स्ट, विविध संदर्भों में अधिगम को अनुप्रयोग द्वारा। कंपटीशन को फिनिश टू टास्क द अर्लीस्ट, नहीं नहीं, कंपटीशन को आपको कभी भी इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, कंपटीशन को आपको कभी बढ़ावा नहीं देना। तो ये तो देख देखा गलत हो गया बी वाला हमारा। मेयर समराइजेशन ऑफ नोट्स गिवन बाय द टीचर, टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स को केवल आप समराइज कर रहे हैं, क्या इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? इससे क्या होगी, इससे थोड़ी ना होगी। रोड मेमोराइजेशन कभी आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, रटना हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, और लर्निंग हमेशा एक्टिव होती है, पैसिव नहीं होती। तो डी तो इसलिए भी गलत हो गया, लर्निंग हमारी कैसी होगी, हमेशा एक्टिव। तो पैसिव निगेटिव वर्ड है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ए। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग वेरिएड कंटेक्स्ट, विभिन्न संदर्भों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो जैसे आपने यहाँ पर एक्टिव पैसिव सीख लिया कि पैसिव जो होती है वो हमारा निगेटिव वर्ड है, गलत होगा। रोट मेमोराइजेशन, ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीखते रहेंगे। कंपटीशन को आपको कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, वो ऑप्शन काट दिया करें। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की गति, सीखने की गति क्या है? डिपेंड स्लोली ऑन पर्सनल फैक्टर्स, केवल पर्सनल फैक्टर पर डिपेंड करती है। डिपेंड स्लोली ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर प्रभावित नहीं करती है। डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, या तो यहाँ पर लर्निंग है, लर्निंग की जगह अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता, ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास, चाहे विकास हो लर्निंग हो, दोनों वातावरण और जो हमारा जो व्यक्तिगत जो हमारी हेरिडिटी होती है, इन दोनों की इंटरेक्शन पर निर्भर करती है, इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, चाहे डेवलपमेंट हो या लर्निंग हो। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों के वैकल्पिक अवधारणा, किसी भी चीज के प्रति अगर उनकी कोई अवधारणा है तो वो क्या है, आप उनको कैसे लेंगे। आप एक टीचर हैं क्लास में, आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे? शुड बी डिस्करेज्ड, आप उनको डिस्करेज करेंगे कि क्या बकवास करते हो, क्या तुमने सोच रखा है। मतलब बच्चा ये कहता है, अगर आपने बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर हम बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, साइकिल में क्यों नहीं डलवाते हैं, तो बच्चे की जो
अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, ठीक है, इस चीज़ के प्रति। तो आपको इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, आप कैसे इसको ट्रीट करेंगे, इसको निरुत्साहित कर देंगे, दबाएंगे, शांत बैठने के लिए कहेंगे, नहीं, डिस्करेज नहीं करना। हमें बच्चे को कभी भी इसकी क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछने के लिए या उसकी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको लिए डिस्करेज नहीं करना है। तो इज नॉट करेक्ट, आर नॉट रिलेटेड टू देयर एक्सपीरियंस। कहेंगे बेटा अभी तुम्हारे अनुभव से संबंधित नहीं है, शांत बैठी है, नहीं, ऐसा भी नहीं कहेंगे। आर ऑलवेज एक्सट्रीमली इरेरियसनेस एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग, हमेशा गलत होती हैं बच्चों की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, तर्कहीन होती हैं, ठीक है, तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं कि बच्चा अभी सोचने में अयोग्य है, क्या ऐसा है? तो नहीं। देखिए जो एनसीएफ 2005 है, जो उसने बच्चों की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन को बच्चों की भोली भाली अवधारणाएं कहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इलिस्ट्रेट देयर नेव थ्योरीज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, जो भी बच्चों ने अपने अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती कि बच्चों के द्वारा सीखने में, ठीक है, अभी वो सही नहीं है, लेकिन जो उनकी जो संरचनाएं हैं, जो है सोच है, तो उन्होंने कुछ तो सोचा, ठीक है, सीखने में कुछ तो उन्होंने किया, तो कुछ तो उन्होंने धारणा बनाई, कुछ तो कॉन्सेप्ट बनाई, तो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव वे में नहीं लेना है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। भोली भाली अवधारणाएं भी इनको कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, while teaching a concept it is important to avoid, पढ़ाते समय किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? ये निगेटिव क्वेश्चन है, ओनली वाला, नॉट वाला, अवॉइड, किस चीज को हटाना है, उनको नहीं रखना है, बचना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेकिंग कनेक्शंस अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित करना, क्या हमको इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, बच्चों की जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं क्या उनको हमको नहीं जोड़ना चाहिए, इसका मतलब ये है। हाईलाइटिंग काज इफेक्ट रिलेशंस, मतलब कार्य कारण संबंधों को रेखांकित करना, इसको बचना है, ध्यान दीजिए, बार बार मैं ध्यान दे ला रहा हूँ, बचना है, निगेटिव है क्वेश्चन। गिविंग नॉन एग्जाम्पल रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, बच्चों को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो बच्चों को हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं, तो उसको उनसे प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर नहीं पढ़ानी चाहिए, चंक में बिल्कुल ऐसे बमबारी करे पड़े हैं इंफॉर्मेशन की, क्या ऐसा करना चाहिए? संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में पढ़ाना चाहिए, मतलब इनके जोड़कर नहीं पढ़ाना चाहिए। कुल मिला के अभी तो मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते मैं मैथ में चला गया, ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं कोई कम्बिनेशन नहीं बना, नहीं, तो बच्चे को हमको डिसकनेक्टेड में कनेक्टेड करके पढ़ाना चाहिए। डिसकनेक्टेड क्यों सही होगा, क्योंकि अवॉइड है, हमको किस चीज़ से बचना चाहिए, निगेटिव क्वेश्चन है, तो डी इज आवर राइट ऑप्शन, हमको ऐसा नहीं करना है, डी इज आवर राइट ऑप्शन, समझ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फैसिलिटेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रियात्मक साधनता को बढ़ावा देकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सडनेस, मेकिंग इंट्यूटिव गैसेस, मतलब कि अनुमान लगाने को बढ़ावा देकर, सहज अनुमान लगाने को बढ़ावा देकर। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो होती है वो हमारी हमेशा बढ़ती है किससे, डाइवर्जेंट थिंकिंग से और इंट्यूटिव गैसेस से। तो डाइवर्जेंट तो इसमें थिंकिंग है नहीं, इसमें कौन सी थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ फिक्स्ड नहीं समझ लीजिए, केवल किसी काम को करने का एक ही तरीका है, भाई इसी प्रकार से हो सकता है, यही मेथड है इस चीज का, फिक्स्ड, फिक्स नहीं, ठीक है। तो फिक्स नहीं होता, हमें किसी भी काम को मल्टीपल वे में करना है, ठीक है, मल्टीपल वे में सोचना है इस प्रकार से।
डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा सी वाला, इसलिए ये नहीं होगा, कभी भी ये आंसर नहीं होगा। रिस्पॉन्स सेट भी उसी प्रकार से होता है कि किसी भी काम को करने का केवल एक ही व्यू होना, ठीक है, स्थिर हो जाना, किसी एक ही मेथड पर आकर लटक जाना, ठीक है, लटक जाना, अटक जाना। तो करना क्या है, हमें बच्चों को जो है इंट्यूटिव गैस है उसको बढ़ावा देना है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे भी आते हैं इतने इतने लंबे चौड़े, सभी टाइप्स के इसके इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, टफ भी है, इजी भी है, मॉडरेट भी है। कंपटीशन अमंगस्ट स्टूडेंट इन ए मिडिल स्कूल क्लासरूम। हाँ, कंपटीशन आप बताइए, आप मिडिल स्कूल के बच्चों में बढ़ाएंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे? कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके बच्चे मिडिल स्कूल के हैं क्लासरूम में, तो आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको बता दिया था वैसे कंपटीशन के बारे में, आप क्या करेंगे? शुड बी इनकरेज्ड सिंस क्रिएटिंग विनर्स एंड द लूजर्स मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न कंस्ट्रक्टिवली। आप बढ़ावा देंगे कंपटीशन को बच्चों के मध्य में? नहीं, बढ़ावा कभी नहीं देना हमको कंपटीशन, इतने ही पढ़कर पकड़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए, तभी स्पीड आएगी। शुड बी इग्नोर्ड एंड स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट टू डिसाइड इफ दे वांट टू compete। बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमको इग्नोर कर देना चाहिए, वो करें या ना करें। शुड बी इनकरेज्ड सिंस इट प्रेजेंट स्टूडेंट टू फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। बच्चों को मार्केट के आगे के लिए, भविष्य के लिए, मार्केट इकोनॉमी के लिए बच्चों को अभी से काम इसको इनकरेज करना चाहिए। कुल मिला के हमको इतना पढ़ना भी नहीं है, शुड भी इनकरेज है, बस यहीं पर रुक जाओ, इनकरेज करना ही नहीं है हमको, डिस्करेज करना है कंपटीशन को। तो सी तो इसलिए नहीं होगा, ई इसलिए नहीं होगा, इनकरेज है। बी कहते हैं कि बच्चों के ऊपर छोड़ दो, करनी है तो करो कंपटीशन, भाग लेनी है तो लो, वैसे रहने दो। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप करेंगे क्या? तो मैं देखिए आपको बताऊँ वो क्या करना है। शुड बी डिस्करेज्ड, डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना है कंपटीशन को, सिंस इट इंक्रीज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स thereby हैम्परिंग देयर कोग्निटिव ग्रोथ। ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को खराब करेगी। कंपटीशन को क्यों नहीं बढ़ावा देना, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि कंपटीशन जो है, दोनों कंपटीशन में सभी बच्चे जो होते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, फिर उनको कैसे भी करके फर्स्ट लाना है, फर्स्ट करना है। तो भी डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास होगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चों में एंजाइटी आएगी और स्ट्रेस होगा, इसलिए हमको डिस्करेज करना है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट इज फैसिलिटेटेड थ्रू। बताइए, बच्चे जो है अपने आप से ज्ञान का निर्माण करेंगे, ठीक है, कैसे मीन मेकिंग करेंगे? मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, मिडिल स्कूल स्टूडेंट, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सोशल इंटीग्रेशन, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, मतलब सक्रिय निवेशन, प्रयोग, सामाजिक संपर्क, व्यवहार का अनुबंधन। तो बात यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान के निर्माण करता है, बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करेंगे, ठीक है, किसी चीज से। तो देखिए, एक्टिव एक्टिव एक्सप्लोरेशन बिल्कुल इसमें सही है, ठीक है, बच्चे जब एक्टिव होकर अपने आप से कर करके सीखेंगे, तो इससे भी होगा ज्ञान का निर्माण। एक्सपेरिमेंटन से भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन से भी होगा, सोशल इंटीग्रेशन से भी होगा, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर ये निगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये जो है, जो व्यवहार का अनुबंधन है, बी एफ स्किनर ने दिया था, ये व्यवहारवादियों से संबंधित है, ठीक है, जो बिहेवियरिस्ट है उनसे संबंधित है, क्योंकि जो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो हैं आपके जीन पियाजे हो, लेव बाइगोट्स्की हो,
तो ये कैसे लोग हैं, जेनेम ब्रूनर हैं, तो ये लोग जो हैं रचनावादी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ रचनावाद में बिहेवियर की कोई बात नहीं की जा सकती, इसलिए फोर्थ वाला सही नहीं होगा। इसके ए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देख लीजिए ये तीनों किसमें, सी इज आवर राइट ऑप्शन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डिक डेवलपमेंट, अब लीजिए आ गया, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। अब देखें इसकी हिंदी यहाँ पर क्या है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत। अब क्या है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, स्पेलोकार्डिक, स्पेलो वर्ड मिल गया, स्पेलो माइंड से रिलेटेड है, सिर से रिलेटेड है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर, नो। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं बेटा, कंटिन्यूस होता है, विकास होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए गलत। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टू, विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता। प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डियल के अनुसार शीर्षगामी विकास एक का सिद्धांत को या मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रास मोटर स्किल्स। अब फिर आ गया ग्रास मोटर वाला क्वेश्चन, मतलब अब देखिए एग्जाम्पल चेंज है इसमें, ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन तो ग्रास मोटर से ही रिलेटेड है, मतलब सकल या बड़ी। ठीक है, मोटर स्किल्स। अभी यहाँ मैंने आपको ग्रास मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स बताई थी, मतलब स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो जिसमें हम बड़ी मसल का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं जिस काम को करने के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रास मोटर स्किल। स्थूल गतिक कौशल, अब देख लीजिए इसमें थ्रीडिंग है, निडल सुई में धागा का पिरोना, किस उंगलियों का यूज करेंगे, ठीक है। होल्डिंग ए पेंसिल टू राइट, लिखने के लिए, लिखना कौन सी चीज के लिए, फाइन मोटर स्किल, क्योंकि उंगलियों का यूज करते हैं। पुटिंग ए बीड इन ए ट्रीड, ट्रेड में बीड लगाना, ठीक है, बीड माने वो होते छोटे छोटे, ठीक है, जैसे अरे जैसे माला हुई जाती है उस प्रकार से समझ लीजिए। तो इन तीनों में हम छोटी मसल का यूज कर रहे हैं, उंगलियों का यूज कर रहे हैं, फिंगर का यूज कर रहे हैं। फुटबॉल को आप किससे किक करेंगे, हाथ से करेंगे या तो पैर से किक करेंगे, ठीक है, पैर से ही करते हैं वैसे फुटबॉल को किक, ठीक है, पैर ही इसमें सही है। तो पैर जो हमारी कौन सी मसल है, बड़ी मसल है, ठीक है, तो इसलिए ए इज आवर राइट ऑप्शन, किकिंग ए फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children become capable of applying logic in solving complex problems। जीन पियाजे के अनुसार उनकी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे इस योग्य हो जाते हैं कि वो कठिन कठिन समस्याओं को सॉल्व करने लगते हैं। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन सीटेड में पूछा जाता है, एसपीडीएफ, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तब जब बच्चे बहुत बहुत कठिन प्रॉब्लम करने लगे, उनकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाए, मैथमेटिकल हो जाए, तो ये सबसे ज़्यादा लास्ट अवस्था में आता है, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जिनकी एज होती है 11 से 18 या किशोरावस्था। संवेदी की होती है 0 से 2, इसकी होती है 2 से 7 प्री ऑपरेशनल की, और कंक्रीट की होती है 7 से 11 वर्ष। बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि जैसा आपको याद हो जाएगा, ठीक है, हमारा मकसद आपको याद कराना है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। 25, when children encounter new information they revise their mental structure schemas, what is this process called in Jean Piaget terminology। जीन पियाजे ने इस को क्या कहा है, मतलब ये बच्चे नई जानकारी का सीखते हैं, सामना करते हैं, तो अपने स्कीमा में संशोधन कर लेते हैं, चेंज करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, रिवाइज लिखा हो, ठीक है,
मॉडिफाई लिखा हो, चेंज लिखा हो, तो ये तीनों काम हम किसके लिए करते हैं? तीनों काम हम समायोजन के लिए करते हैं, एकोमोडेशन के लिए करते हैं। एसिमिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इमिटेशन और ओरलाइजेशन, मौखिकीकरण, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं है। अब या तो बी होगा या सी होगा, कि दो ही प्रोसेस है। जब हम नई इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, या मॉडिफाई करते हैं, बदलाव करते हैं, फिर उसको अपने आप में समाहित करते हैं, तब जो होता है इसको हम कहते हैं एकमोडेशन, ना कि एसिमिलेशन। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। और इन दो ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? एकमोडेशन और एसिमिलेशन पता किसके अंदर आती है? एडिप्टेशन के अंदर। एडेप्टेशन के अंतर्गत दोनों आ जाती हैं। ठीक है, समायोजन और समावेशन, ठीक है, ये आ जाती हैं। समायोजन, इसको हिंदी में एडेप्टेशन को क्या कहते हैं? आई थिंक स्लिप हो गया, पता नहीं। एडेप्टेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। इन थ्योरी इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेव बाइगोट्स्की, प्राइवेट स्पीच। ऊपर बात की थी हमने इनर स्पीच की, अब की नाम बदल दिया, अब की कह दिया प्राइवेट स्पीच क्या है, व्यक्तिगत वार्ता क्या है, क्यों करते हैं बच्चे? हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को रेगुलेट करने के लिए। ये हिंड्रेंस इन द चिल्ड्रंस थिंकिंग, क्या ये बच्चों के सोचने को रुकावट पैदा करती है, हिंड्रेंस करती है? सोच इगोसेंट्रिज्म ऑफ द चाइल्ड, ने इगोसेंट्रिज्म तो जीन पियाजे लिखा होता तब आंसर इसका सही होता। आत्म केंद्रता को जीन पियाजे ने दिया है। डिक्रीजेज एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घट जाता है। नहीं, घटता उठता कुछ नहीं है। हाँ, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घट जाता है। कौन? प्राइवेट स्पीच। अरे प्राइवेट स्पीच नहीं घटता है भाई। तो ऊपर हम बात भी कर चुके हैं इनर स्पीच की। तो जब बच्चे अपने आप को स्वयं से बोल बोल कर डायरेक्शन देते हैं कि मैं क्या करना हूँ, मेरा खिलौना कहाँ है, किसने लिया है, मैं उसको मारूंगा। ठीक है, इस प्रकार की जब बच्चा अपने आप को सीखता है, आज मैं क्या करूंगा, किसके साथ खेलना है, किससे मेरी लड़ाई हो गई, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, तो ये बच्चा अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, अपने आप को विनियमित करना। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोट्स्की, देखिए लेव बाइगोट्स्की से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, ये मैंने सब एक सेट से ही रखे हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप लेव बाइगोट्स्की जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन आए। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर कोग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड थिंकिंग प्रोसेस, मतलब लेव बाइगोट्स्की के अनुसार किस चीज से हमारा जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग प्रक्रिया होती है। किसके अनुसार? लेव बाइगोट्स्की, ये ध्यान रखना, नहीं तो देखते कहना स्कीमा ठोक दो, स्कीमा जी पियाजे ने दिया तो ये तो होगा नहीं। सोशल कनेक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। लेव बाइगोट्स्की का नाम याद करते ही आपको ट्रिक में आ जानी चाहिए SCN। जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, आपको शॉर्ट वीडियो सभी देख लेने चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केवल ऐसे नहीं मिले। सोशल कनेक्टिविटी, सामाजिक संपर्कता। क्वेश्चन नंबर 28। रेशमा started to read independently at the age of 3 and has read every book she could get her hands on. रेशमा is showing characteristics of, एक 3 साल की लड़की है जिसका नाम रेशमा है। उसने अपने आप से ही बहुत सारी बुकें पढ़ ली, उसको जो भी मिलती है वो बुक वो पढ़ लेती है। तो रेशमा किस चीज को दिखा रही है? रेशमा कैसी लड़की है? स्वालीनता, आर्टिज्म। अरे आर्टिज्म तो एक रोग होता है, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने वगैरह। गिफ्टेडनेस, डिसलेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर मानसिक विकलांगता होगी तो क्या इतनी वो गिफ्टेड होगी? तो ये सीधी बात है, इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर है, गिफ्टेडनेस, प्रतिभाशाली। तो रेशमा जो है वो एक प्रतिभाशाली बच्ची है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय। बच्चे कब बेहतर प्रकार से सीखते, कब अच्छी प्रकार से सीखते? रोट मेमोराइजेशन? नो। देखते समय काट तो याद करना कुछ नहीं है आपको, रटना कुछ भी नहीं। पैसिव, पैसिव को हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं, पैसिव नहीं होती लर्निंग हमारी। लर्निंग हमारी जो होता है, अधिगम जो हमारा होता है वो एक्टिव होता है, ना कि पैसिव। तो सी तो ऐसे कट गया, जो दो तो ऑप्शन आपने ऐसे देखते हैं हटा दिए। अब ए और बी में देखिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। क्या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, मार प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, क्या इससे हमारी लर्निंग बेस्ट होगी? नहीं, इससे बेस्ट नहीं। इससे एक प्रकार हम जो है आदत बना बना कर सीख रहे हैं, हर रटने की तरफ जा रहे हैं। तो डी ए इज आवर राइट ऑप्शन, गाइडेड डिस्कवरी, खोजी अधिकार। अपने आप से जब बच्चे खोज कर कर पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उनकी लर्निंग जो होती है सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। 30। अब बताइए, इतना क्वेश्चन है, लर्निंग है, अधिगम है, क्या है अधिगम? सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, संवेगों से प्रभावित होता है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, इमोशंस से प्रभावित नहीं होता है। रेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंटेक्स्ट, कभी कभी जो होता है प्रभावित होता है सामाजिक संदर्भों से। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंटेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। कौन अधिगम? अरे मेरे भाई, सीखना हमेशा भावनाओं से प्रभावित होता है, इमोशन से प्रभावित होता है। क्यों? अब मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया आज, आप बहुत परेशान है, रो रहे हैं। अब मैं कह दूँ आओ बेटा आज के CDP की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह लीजिए चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? आपके ऊपर हावी है कौन? आपकी इमोशंस हावी है, आप परेशान है, दुखी है। तो हमेशा इमोशंस जो हैं वो लर्निंग को प्रभावित करती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। तो इसका ए इज आवर राइट ऑप्शन। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक वो है, कोऑर्डिनेशन एंड इमोशंस आर बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब 30 वाला क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने 14 वाला मिस प्रिंट था उसकी जगह पर इसको कर लेंगे। बीइंग कोग्जिनेंट ऑफ ओन्स कोग्निटिव प्रोसेसेस इज रेफर्ड टू एज। हाँ देखिए, ये है नई कॉन्सेप्ट है। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? अपने स्वयं के बारे में सोचना, अपने स्वयं की प्रक्रियाओं के बारे में जानना, परखना कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट वन, अपने बारे में ही सोचना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नई कॉन्सेप्ट है, इसको परासंज्ञान कहते हैं, मेटाकोग्निशन कहते हैं। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, परे जाकर। कोग्निशन माने संज्ञान, अपने संज्ञान से परे जाकर सोचना, अर्थात अपने आप के बारे में, अपने संज्ञान के बारे में सोचने को ही हम मेटाकोग्निशन कहते हैं, परासंज्ञान कहते हैं। चलिए थैंक यू, आज हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। ठीक है, टाइम भी हो गया है काफ़ी, कोई बात नहीं है, हमारे सीखने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, एनालिसिस करके। इससे आप इसको इस वे में मान लेना कि मैंने केवल 30 क्वेश्चन किए, ऐसा मानना कि मैंने 300 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास को शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।